उसने पूछा कि आप लोग परेशान क्यों हैं, तब उसे मालूम चला कि असल में यहाँ पर एक नगीनी रहती है और इसका नाम पड़ गया गोपाल। और अब दोस्तों समय यहाँ पे आ चुका था धर्मपाल का, और इन्हीं के ज़माने में दोस्तों हुआ था कन्नौज ट्राइपार्टाइट, यानी कि कन्नौज का 3 पार्टी का स्ट्रगल, जिसमें उस ज़माने में 3 बड़ी बड़ी ताकत जो है कन्नौज के लिए लड़ रही थी। तो अब तक गोपाल के ज़माने में बंगाल और मगध का एरिया इनके अंडर में था। अब आप देख सकते हैं कि धर्मपाल ने अपने किंगडम को नॉर्थ तक बढ़ा दिया था। लेकिन इनकी जो ये खुशी थी दोस्तों वो कुछ ही दिन की थी, क्योंकि अब राजपूता का राजा बन चुका था नागभट्ट सेकंड, जो कि वत्सराज के बेटे थे। और उन्होंने ये प्रण लिया कि जितने भी किंगडम्स हमने खोए हैं हम सबको वापस ले करके रहेंगे। उसमें से एक था कन्नौज, और उन्होंने कन्नौज को वापस ले भी लिया धर्मपाल से। और फाइनली धर्मपाल को हराया उन्होंने मुंगेर के पास। और मेरे पीछे जो ये आप मंदिर देख रहे हैं ये असल में कहलाती है यहाँ की जापानीज़ टेम्पल, बिल्कुल जापानी के आर्किटेक्चर में से बनाया गया है। और मेरे पीछे में यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं जापानी आर्किटेक्चर में ये सारे के सारे बनाए हुए हैं। तो धर्मपाल की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, कन्नौज भी उन्होंने खो दिया था। और अब उन्होंने हेल्प ली राजपूता के राजा गोविंदा थर्ड से, जो कि ध्रुव के बेटा हुआ करते थे। और गोविंदा थर्ड और नागभट्टा में लड़ाई होती है दोबारा, और फिर से जो है दोस्तों इतिहास को दोहराया जाता है। नागभट्ट सेकंड को हराने के बाद गोविंदा थर्ड कन्नौज से जो है वापस चले आते हैं, फिर से वो किंगडम खाली हो जाता है और दोबारा धर्मपाल जो हैं वहाँ पे जा करके कब्जा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धर्मपाल के आखिर समय में जो है ना कन्नौज जो है उनके ही एरिया में था। और इस तरह से धर्मपाल ने पूरे नॉर्थ पर जो है फिर से एक बार फतह कर लिया था। तो धर्मपाल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये जो है बंगाल से लेकर के, बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो बंगाल यानी आज का जो ईस्ट बिहार है, वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश, सब मिला के बंगाल हुआ करता था। तो ये बंगाल से बिल्कुल पाकिस्तान का जो एरिया है आज उस वहाँ तक जो है इनकी हुकूमत चला करती थी। और यही धर्मपाल हैं जिन्होंने अपने ज़माने में भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। विक्रमशिला महाविहार वो महाविहार जो कि नालंदा महाविहार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा महाविहार हुआ करता था। और अब समय आ गया था दोस्तों 810 ईस्वी का, जब गद्दी पे बैठते हैं यहाँ पे देवपाल। और देवपाल के बारे में ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि देवपाल जो है पाल वंश के सबसे मजबूत बादशाह थे। 810 से लेकर के 850 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और अपने 40 साल के दशक में इन्होंने हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे इन्होंने फतह कर लिया था। धर्मपाल के बारे में जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्होंने जो है पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर रखा था। तो गोपाल ने जो है साउथ तक, आप मैप पे देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया आपको नक्शे में दिख रहा है दोस्तों, ये असल में देवपाल के द्वारा कब्जा किया गया था। और देवपाल के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को बनवाया था हिंदुस्तान में। और मगध रीजन जहां आज हम खड़े हैं यहाँ भी देवपाल ने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को बनवाया था। और ये जो मेरे पीछे आप एक और मोनेस्ट्री देख रहे हैं ये असल में भूटानीज मोनेस्ट्री है, जो कि बोध गया में 80 फीट स्टैचू की मंदिर के पास ही ये पड़ता है। और इस तरह से पाला वंश का पहला 100 साल का स्वर्णिम युग जिसे आप कह सकते हैं उसका खात्मा हो जाता है, क्योंकि 850 ईस्वी के बाद से जो है यहाँ पे जवाल शुरू होता है पाला वंश का। तो दोस्तों 850 में राजा देवपाल के जाने के बाद जो सिचुएशन थी पाल वंश की वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि 850 से लेकर के 854 ईस्वी के बीच में, यानी 4 साल के बीच में जो है बहुत सारे राजा आए और बहुत सारे राजा चले गए। महेंद्रपाल आए, गोपाल सेकंड आए, विघराज आए, शूरपाल फर्स्ट आए। और 854 में जो है दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर आए नारायण पाल। नारायण पाल के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि यही वो राजा हैं जिनके ज़माने में मिहिर भोज ने इनके ऊपर हमला किया था। मिहिर भोज जो कि गुज्जर प्रतिहारा के राजा हुआ करते थे। सुलेमान नाम के एक यात्री हैं, अरब यात्री हैं, मर्चेंट हैं। सुलेमान ताजिर ने इनके बारे में बताया है कि मिहिर भोज जो है वो असल में मुसलमानों के आक्रमण के बिल्कुल ही खिलाफ थे। और उस ज़माने में मुसलमानों का जो है नॉर्थ वेस्ट से हमला ऑलरेडी यहाँ पे होना चालू हो गया था। और ये है यहाँ की कर्मा टेम्पल। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स है ये वाला, बहुत ही खूबसूरत है। और जहाँ तक हम नारायण पाल की बात करें दोस्तों तो नारायण पाल का जो शासनकाल है वो 908 में यहाँ पे ख़त्म हो गया था और पाल वंश का जो है खात्मा होते ही जा रहा था। लेकिन दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता
ज़रूर है और दिया फड़फड़ाया 988 ईस्वी में, जब पाल वंश को संभाला महिपाल फर्स्ट ने। और महिपाल फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि ये जो है पाल वंश को दोबारा इन्होंने कायम किया था। और यही महिपाल फर्स्ट है दोस्तों जिन्होंने बोधगया के एरिया में बहुत सारे मोनास्ट्रीज को कायम किया था। इनका जो शासन काल है वो असल में 988 से 1037 तक रहा, और इनके बाद फिर से जो है जवाल पाला वंश का शुरू हो गया, और 1077 तक रामपाल के पहले पहले कोई भी मजबूत शासनकाल शासक यहाँ पे नहीं आ पाए थे। और ये भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सब नए स्ट्रक्चर्स हैं, यानी 1900 में बनाया गया स्ट्रक्चर ये सारा। ये सब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि पाल वंश के ज़माने का बनाया गया होगा। हमने आपको ये सब दिखा दिया है ताकि आपको सिर्फ एक रेफरेंस मिल सके, कहानी समझ में आ सके। तो दोस्तों अब जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं ये है बोधगया की महाबोधि मंदिर। ये भी जो है बोधगया का सबसे अहम विजिटिंग स्थल है। यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। और इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो असल में करवाया था अशोक, यानी कि 230 बीसी में जो है इसका यहाँ पर निर्माण यहाँ पे किया गया था। समय के साथ साथ इसका जो है बहुत कई बार इनोवेशन भी हुआ है। और अभी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों 1077 ईस्वी में, जब पाल वंश के राजा हो चुके थे रामपाल। इनका शासनकाल 1077 से लेकर के 1130 तक था। इस ज़माने में जैसा हमने आपको बताया दोस्तों कि अब तक जो है बहुत सारे बौद्ध महाविहार का निर्माण किया था पाल राजाओं ने, तो ये मंदिर भी जो है ये भी असल में एक तरह से आप इसे महाविहार ही समझ सकते हैं। और 1077 ईस्वी तक जो है ना पाल वंश का काफ़ी जवाल हो चुका था, बहुत सारे रीजन वो ऑलरेडी खो चुके थे। लेकिन रामपाल के ज़माने में भी ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि इसने कुछ हद तक अपनी टेरिटरीज को फैलाई थी, उतना ज़्यादा भी नहीं। लेकिन सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह है कि यही रामपाल हैं जिनके शासन काल में यहाँ पर दो पावर्स बड़ी बड़ी उभर के आई थी। एक थी कर्नाट वंश 1097 में उभर के आई थी, दरभंगा में इसका कैपिटल था, मिथिला रीजन में। और 1120 में यहाँ पर उभर के आती है पिथिपतिज ऑफ बोधगया, एक इंसान वल्लभ राज जो छत्तीसगढ़ के एरिया से आते हैं और काफ़ी एम्बिशियस इंसान थे। वो यहाँ पे आते हैं और इस पूरे मगध का जो रीजन था बोधगया वाला उसे अपने अधीन कर लेते हैं। और फिर उसी पाल वंश से जो है पिथिपतिज ऑफ बोधगया कायम हो जाता है, जिसके पहले राजा जो बनते हैं वो बनते हैं वल्लभ राज। और इनका खात्मा जो है 1290 में हुआ था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 1290 वो साल जब दिल्ली में गुलाम वंश का खात्मा हुआ था। तो जिस ज़माने में दिल्ली में गुलाम वंश चल रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर गया में पिथिपतियों की हुकूमत थी। और इन लोगों ने भी जो है बहुत सारे विहार यहाँ पे बनवाए थे। एक विहार आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये कहलाता है जय श्री महाबोधि विहार। ये भी असल में एक तरह की मोनास्ट्रीज है। और ये जो पाला वंश है दोस्तों वो असल में जो है इन लोगों ने, जैसा हमने ऑलरेडी आपको बताया कि गोपाल, धर्मपाल और जितने भी राजा गुजरे सबने बहुत सारे विहार को कई कई जगह पे बनवाया था। तो रामपाल के जाने के बाद जो है दोस्तों कभी भी इनका उरूज नहीं हुआ, यानी कि 1130 तक जो कुछ इनको मिला सो मिला, इसके बाद ये गिरते ही चले गए। और 1144 में बताया जाता है कि यहाँ पे बादशाह बनते हैं मदन पाल, और इनके बाद राजा बनते हैं दोस्तों गोविंदा पाल। और गोविंदा पाल के बारे में ये कहा जाता है कि यही गोविंदा पाल हैं जिन्होंने गया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हुकूमत की थी। काफ़ी छोटे में जो है ये सिमट के रह गए थे। इनके बाद और भी छोटे छोटे राजा आए थे, सब के सब जवाल की तरफ चले गए और पाल वंश कभी उभर नहीं पाया। और फाइनली 1162 में जो पाल वंश है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हैं दोस्तों, ये कहलाती है महात्मा बुद्ध की 80 फीट की स्टैचू। और ये स्टैचू भी जो आप देख रहे हैं ये समझिए कि बोधगया का सबसे मेन विजिटिंग पॉइंट है। और ये 80 फीट इसलिए बनी है दोस्तों क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो देहांत है वो 80 साल की उम्र में हुआ था। और ये भी जो है रिसेंटली 20th सेंचुरी में भी इसे बनाया गया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी विजिटर्स जो है यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने आपको कंप्लीट पाल वंश का इतिहास हमने बता दिया है। गोपाल से लेकर के मदन पाल, पाल तक हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पाल वंश का इतिहास जाने काफ़ी मज़ा आया होगा और ये बोधगया की मोनास्ट्रीज स्टैचूज़ देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ किसी नए वीडियो में, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।